अधिगम की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर आइए हम अधिगम के प्रमुख लक्षणों के बारे में चर्चा करें। शिक्षा मनोविज्ञान के मनोवैज्ञानिकों ने जो अधिगम की परिभाषाएं दे रखा है, यदि उसका हम विस्तार से अध्ययन करें तो निष्कर्ष निकलता है कि अधिगम छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम का अर्थ है प्राप्त करना, स्मरण करना, अनुभव को संगठित एवं परिष्कृत करना, प्रेरक और प्रतिक्रिया में नवीन संबंध स्थापित करना, अर्थपूर्ण और लक्ष्य का निर्देशन करना, ये अधिगम के प्रमुख लक्षण हैं। अर्थात अधिगम वातावरण जनित है। अधिगम समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को विकसित करता है। अधिगम एक क्रियाशील तथा सृजनात्मक पद्धति है। अधिगम ज्ञान, बोध तथा संकल्प शक्ति के माध्यम से ही संभव है। अधिगम छात्रों के व्यवहार को प्रभावित करता है। इस प्रकार से मैंने आप सबको अधिगम के प्रमुख लक्षणों के बारे में बताया। आइए अब चर्चा करते हैं कि अधिगम की विशेषताएं क्या हैं। विशेषता का अध्ययन करने से पहले आइए हम पहले चर्चा करते हैं कि अधिगम की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ लर्निंग। इसकी प्रकृति, चूंकि मैंने आपसे प्रारंभ में ही बताया कि अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसकी प्रकृति क्या हो सकती है? अर्थात अधिगम जीवन की एक मूलभूत प्रक्रिया है जिसके बिना जीवन में प्रगति संभव नहीं है, क्योंकि अधिगम का कार्य व्यवहार में परिवर्तन लाना है, चेंज इन बिहेवियर। तो इस स्थिति में जीवन में जो प्रगति है वह बिना अधिगम के संभव नहीं है। यह इसका एक प्रकार का नेचर हो गया। अधिगम व्यवहार के प्रत्येक पक्ष को, किसी व्यक्ति के व्यवहार के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है और उसमें परिवर्तन लाता है। तो यह दूसरा पॉइंट है अधिगम की प्रकृति क्या। अधिगम में सदैव कुछ न कुछ, किसी न किसी स्तर पर उपलब्धि, अचीवमेंट्स प्राप्त होते रहते हैं। तो इसकी एक प्रकृति हो गई अधिगम की कि अधिगम में सदैव कुछ न कुछ उपलब्धि स्तर अवश्य रहता है। अधिगम सदैव निश्चित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अधिगम अनुभव अथवा प्रशिक्षण के कारण पूरा या आंशिक रूप से जन्म लेता है। अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम के लिए व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास करने पड़ते हैं। अधिगम परिवर्तन की प्रक्रिया है। परिवर्तित व्यवहार इसका परिणाम नहीं है। इस प्रकार से मैंने आपको अधिगम की प्रकृति के बारे में
बताने की कोशिश की है। अब हम चर्चा करते हैं कि अधिगम की जो प्रक्रिया है वो कैसे चलती है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसमें अधिगम करने में एक शिक्षक होता है, छात्र होते हैं और इसको प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के कारक होते हैं, यानी इसकी परिस्थितियां बनती हैं, इसका वातावरण तैयार होता है और विभिन्न प्रकार की शैक्षिक विधियों के द्वारा, शिक्षण विधियों के माध्यम से हम अधिगम को कराते हैं। तो इसकी प्रक्रिया क्या हो गई? इसकी प्रक्रिया हो गई शिक्षक, छात्र, प्रभावित करने वाले कारक और शैक्षणिक गतिविधियां। अगर शिक्षक नहीं है तो अधिगम नहीं हो सकता। ये चारों चीजें जो हैं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। यदि शिक्षक नहीं है तो अधिगम नहीं है, अगर छात्र नहीं है तब अधिगम नहीं है, अगर विषय वस्तु या पाठ्यक्रम नहीं है तब अधिगम संभव नहीं है, शैक्षणिक गतिविधियां नहीं है, सारी चीजें उपलब्ध हैं, शिक्षक भी है, छात्र भी है और शैक्षणिक गतिविधि कोई नहीं हो रही है, तब भी अधिगम संभव नहीं है। वातावरण नहीं है, शिक्षक भी है, छात्र भी है, विषय वस्तु भी है, लेकिन वातावरण नहीं है, तो तब भी अधिगम संभव नहीं है। तो इस प्रकार से टीचिंग इज ए लर्निंग प्रोसेस और इसमें शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु तथा इसको प्रभावित करने वाले वातावरण और शैक्षणिक गतिविधियां जो होती हैं वो इसके प्रोसेस में अध्ययन की जाती है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से आगे चलती है। सीखने की प्रक्रिया के चरण कौन कौन से चरण हैं, आइए उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है और यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह विवेकपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होती है, जो वातावरण के आधार पर उत्पन्न होती है। तो इस आधार पर हम सीखने की प्रक्रिया को यदि अध्ययन करके देखें तो ये पाते हैं कि सीखने की प्रक्रिया 5 चरणों में होती है। इसके 5 चरण हैं। कौन कौन से हैं उनको हम संकेतांक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक शब्द है पी, पहला चरण पी। दूसरा चरण है वी आर, वी आर। तीसरा चरण है बी, कैपिटल बी। और चौथा चरण है सी आर और 5वां चरण है जी। तो कौन कौन से शब्द हो गए चरण इसके? पहला पी, दूसरा है वी आर, तीसरा है कैपिटल बी, चौथा है सी आर और 5वां है जी। पी फॉर पर्सन, पर्सन माने व्यक्ति। तो पहला चरण हुआ सीखने की प्रक्रिया का व्यक्ति। दूसरा मैंने आपको बताया वी आर। वी आर का मतलब वेरियस रेस्पॉन्सेस, विभिन्न अनुक्रियाएं। ये सीखने के का दूसरा चरण है।
तीसरा मैंने आपको बताया बी, कैपिटल बी फॉर बैरियर, बाधाएं। सीखने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और चौथा चरण है CR। जब बाधा उत्पन्न होती है तो फिर से हम कोशिश करते हैं अच्छा करने की, तो हमें मिल जाता है करेक्ट रेस्पॉन्सेस। उसको हम CR से इंगित कर रहे हैं, यानी सही अनुक्रियाएं। और लास्ट में है पांचवा चरण और अंतिम चरण है, वो है गोल, जिसे हम लक्ष्य कहते हैं। तब हमें लक्ष्य मिल जाता है, यानी हम उस चीज को सीख लेते हैं। यानी एक व्यक्ति किसी चीज को जब सीखता है तो उसके सामने जो प्रोसेस एक्टिवेट होते हैं, उस व्यक्ति के सामने पहला तो उस व्यक्ति के सामने विभिन्न अनुक्रियाएं उपस्थित होती हैं। फिर उसको सीखने में तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, बैरियर्स आते हैं। फिर वो करेक्ट रिस्पॉन्स करने लगता है, सही अनुक्रियाएं करने लगता है, और अंत में वह सीख लेता है, उसको लक्ष्य मिल जाता है। इसी को हम गोल कहते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि सीखने की प्रक्रिया के कौन कौन से चरण हैं। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं, आइए इस बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। सीखना एक जटिल प्रक्रिया है, तो निश्चित रूप से इसके जो कारक हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। अध्ययन की दृष्टिकोण से इन कारकों को कुल 4 भागों में बांटा गया है। पहला, विद्यार्थी से संबंधित कारक। दूसरा, शिक्षक से संबंधित कारक। तीसरा, वातावरण से संबंधित कारक। और चौथा, विषय वस्तु से संबंधित कारक। इस प्रकार से 4 कारक इसमें हैं। आइए एक एक बिंदु पर हम चर्चा करें। पहले हम चर्चा करते हैं कि विद्यार्थी से संबंधित कौन कौन से कारक हैं। पहला है विद्यार्थी का शारीरिक स्वास्थ्य। विद्यार्थी को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, अधिगम करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर विद्यार्थी अस्वस्थ है तो वो अधिगम अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थी का जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो अधिगम को प्रभावित करता है। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य। विद्यार्थी का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए। जब तक विद्यार्थी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तब तक वह अच्छे ढंग से अधिगम नहीं कर सकेगा। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य जो है विद्यार्थी का, वह भी अधिगम को प्रभावित करता है। तीसरा है विलिंगनेस, सीखने की इच्छा। विद्यार्थी के पास अगर सीखने की इच्छा नहीं है और सारी चीजें मौजूद हैं सिखाने के लिए, शिक्षक भी है, विषय वस्तु भी है, उचित वातावरण भी है, लेकिन विद्यार्थी को सीखने की इच्छा नहीं है, तो उस स्थिति में वो सीख नहीं सकता है। इसलिए विद्यार्थी के अधिगम में उसका विलिंगनेस जो है, उसकी इच्छा जो है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह भी इसका अधिगम का एक प्रभावित करने वाला कारक है। चौथा है सीखने का समय। सीखने का जो समय है, समय तो वैसे सब चीज के लिए महत्वपूर्ण है। कहा गया कि का भाई वर्षा कृषि सुखाने। अगर समय से कोई कार्य नहीं होता है तो वह कार्य अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है सफल। इसलिए
सीखने में समय बड़ा महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों में जो अधिगम कराया जाता है, इसीलिए वहां पर टाइम टेबल बनाए जाने की व्यवस्था है कि पहला पीरियड जो बने वो सरल विषय वाला होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी थक करके आ रहा है घर से अपने, तो कठिन विषय नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर उससे कठिन हो दूसरा पीरियड, फिर तीसरा पीरियड उससे कठिन हो, फिर लंच के एक पीरियड पहले फिर विषय सरल हो जाए, फिर लंच के बाद इंटरवल के बाद फिर सरल विषय रखा जाए समय सारणी में, फिर अंत में जब विद्यार्थी घर जाने लगे तो उस समय भी सरल विषय पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये समय विद्यालयों की समय सारणी की विशेषता होनी चाहिए। इसकी चर्चा हम शिक्षण में करेंगे, लेकिन यहां पर उसका बताना अनिवार्य है कि समय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है अधिगम में। इसलिए सीखने का समय जो होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रभावित करने वाला इसका एक कारक है। अगला है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो है यह सीखने में बहुत ही सहयोग प्रदान करता है, इसलिए अभिप्रेरणा भी प्रभावित करने वाला एक कारक है। मोटिवेशन, हर अच्छे कार्य के लिए अच्छा मोटिवेशन दिया जाना चाहिए शिक्षकों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, समाज के द्वारा। विद्यार्थियों को उचित प्रेरणा दी जानी चाहिए ताकि विद्यार्थी अच्छी चीज को अच्छे ढंग से सीख सकें। इसलिए प्रेरणा जो है वह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। और यह अभिप्रेरणा, इसका एक लेवल होना चाहिए। अगर कक्षा 5 का विद्यार्थी है तो उसका जो मोटिवेशन लेवल है वो उसके आईक्यू के अनुसार होना चाहिए, उसके कक्षा के अनुसार होना चाहिए। अब अगर कक्षा 5 के विद्यार्थी को हम बीएड के विद्यार्थियों की लेवल की मोटिवेशन देना शुरू करेंगे तो कक्षा 5 का विद्यार्थी क्या समझ सकेगा। इसलिए अभिप्रेरणा का एक स्तर होना चाहिए, उस लेवल के अनुसार मोटिवेशन दिया जाना चाहिए। तो यह भी एक सीखने का प्रभावित करने वाला कारक है। तत्परता, सीखने में तत्परता एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर शिक्षक और छात्र तत्पर नहीं होंगे तो वह विषय वस्तु उनके समझने में और समझाने में नहीं आ सकेगी। इसलिए छात्रों की तत्परता होना चाहिए, विषय वस्तु के सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में वे विषय वस्तु को अधिगमित नहीं कर सकेंगे। अगला पॉइंट है प्रक्रिया। किसी कार्य को सीखने के लिए उसकी एक प्रक्रिया निर्धारित होती है, उसकी एक रूपरेखा बनती है। जैसे अब आपको गणित पढ़ना है तो गणित का जो लेसन है उसमें कौन कौन से सूत्र प्रयोग में लाए जाएंगे, उन सूत्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उस सूत्र का प्रयोग किस प्रकार से प्रश्नों को हल करने में उपयोग में लाएंगे, यह तौर तरीका आपको आना चाहिए। तो इस प्रकार से जो अधिगम की प्रक्रिया है वह भी सीखने को प्रभावित करती है। और भी तमाम प्रकार की मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत उनकी क्षमताएं हैं विद्यार्थियों की। बालकों की अपनी कुछ न कुछ मूलभूत क्षमताएं होती हैं जिसके आधार पर वो क्रियाएं करता है सीखने के लिए। तो इसके अंतर्गत उनकी अंतर्निहित शक्तियां हैं, उनकी सामर्थ्य है विद्यार्थियों की, संवेगात्मक, भावनात्मक उनके दृष्टिकोण हैं।
तो यह भी सीखने में प्रभाव डालते हैं। इस आधार पर विद्यार्थियों के सीखने से संबंधित जो कारक हैं वो मैंने आपको बताया। 2 कारक इसमें और लिए जा सकते हैं। एक है बुद्धि स्तर। विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर भी सीखने में प्रभावित करता है। अगर उनका आईक्यू लेवल उचित नहीं है तो उस स्थिति में वो विषय वस्तु को अच्छे ढंग से नहीं सीख सकेंगे। और लास्ट पॉइंट है 10वां, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट, रुचि। विद्यार्थियों की जो रुचि है वह भी अधिगम को प्रभावित करती है। तो उनका रुझान होना चाहिए विषय वस्तु के प्रति, उस प्रकरण के प्रति, ताकि वो अच्छे ढंग से सीख सकें। नहीं तो वो अच्छे ढंग से उस विषय वस्तु को विद्यार्थी सीख नहीं पाएंगे। इसलिए रुचि भी एक प्रभावित करने वाला कारक है। ये विद्यार्थियों से संबंधित कारक है। अब हम आपको बताएंगे शिक्षक से संबंधित कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला, शिक्षक का व्यवहार। क्योंकि टीचर से ही बच्चा कुछ न कुछ सीखेगा और सीखना व्यवहार का परिवर्तन है। तो अगर शिक्षक का व्यवहार उपयुक्त नहीं है तो बालक उस विषय वस्तु को अच्छे ढंग से सीख नहीं सकेगा। इसलिए सबसे पहली चीज है शिक्षक की अधिगम कराने के लिए, वो है शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक किस स्तर से उस विषय सामग्री को जानता है तो अच्छी बात है, लेकिन उस विषय सामग्री को कक्षा में अपने विद्यार्थियों के सम्मुख किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा है, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है। कि विद्वान बहुत है लेकिन अपनी बातों को कक्षा में इतना अच्छे ढंग से स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि जो लो आईक्यू लेवल वाला विद्यार्थी है वह भी उस विषय वस्तु को समझ सके, तो इस स्थिति में वह अच्छा शिक्षक नहीं माना जाएगा। इसलिए शिक्षक का जो व्यवहार है वह भी अधिगम को प्रभावित करता है। शिक्षक के अंदर सहयोग का भाव होना चाहिए। शिक्षक के अंदर उदारता होनी चाहिए। शिक्षक के अंदर समानता का व्यवहार होना चाहिए। शिक्षक के अंदर सहानुभूति का व्यवहार होना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे शिक्षकों के व्यवहार हैं जो उनके यानी शिक्षकों के गुण के रूप में अध्ययन किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सब सारी चीजें सीखने में प्रभाव डालती हैं। दूसरा बिंदु है मनोविज्ञान का ज्ञान। शिक्षक को मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। वो चाहे जिस विषय का शिक्षक हो, गणित का हो, इतिहास का हो, भूगोल का हो, विज्ञान का हो, सामाजिक विषय का हो, किसी भी विषय का क्यों न हो, लेकिन उसको मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों में जहां शिक्षक तैयार हो रहे हैं, इसीलिए वहां पर मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है कि ताकि शिक्षक के पास सब दक्षता हो, उसके साथ साथ मनोविज्ञान की भी दक्षता उसके पास होनी चाहिए। अगर शिक्षक मनोवैज्ञानिक नहीं है तो अपने विद्यार्थियों को, अपनी कक्षा को वो मनोवैज्ञानिक रूप से उसको पढ़ नहीं पाएगा कि हमारे विद्यार्थी क्या चाहते हैं, हमारे विद्यार्थियों की क्या मनोभावना है, क्या मनोदशा है, हमारे कक्षा की क्या मनोदशा है। और अगर उस मनोदशा को नहीं पढ़ पाएंगे तो अपनी कक्षा का संचालन अच्छे ढंग से वह शिक्षक नहीं कर सकेगा। इसलिए शिक्षक को मनोवैज्ञानिक होना बहुत आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक ज्ञान शिक्षक को होना बहुत आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर यानी मनोविज्ञान का जो ज्ञान है शिक्षक को, उस स्तर पर अगर हम देखें तो उसमें रुचियां, ये मनोवैज्ञानिक स्तर है,
मनोवैज्ञानिक ज्ञान का रुचियां, क्षमताएं, अभिरुचियां, अटेंशन, तमाम चीजें ऐसी हैं, इसकी भी चर्चा हम अभी और आगे करेंगे विस्तार पूर्वक। ये सब मनोवैज्ञानिक ज्ञान की दशाएं हैं। तो अगर इनको विद्यार्थी के बारे में अगर शिक्षक नहीं जानेगा इन बिंदुओं के बारे में, तो वो अच्छे ढंग से कक्षा का संचालन नहीं कर पाएगा। इसलिए मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक है। तीसरा बिंदु है शिक्षक का विद्यार्थी से संबंध। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच मधुर संबंध होना चाहिए। विद्यार्थी अपनी समस्याओं के बिना किसी हिचक के शिक्षक के समक्ष रखता है और वह अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए शिक्षक के पास ले जाता है। तो शिक्षक को बिना किसी भेदभाव के अपने अनुभवों के आधार पर विद्यार्थी की समस्याओं का समाधान अवश्य करना चाहिए। तो निश्चित रूप से वह विद्यार्थी शिक्षक के प्रति अच्छा भाव रखने लगेगा। यानी शिक्षक और विद्यार्थी का एक अच्छा संबंध गुरु शिष्य का जो होना चाहिए वो हो जाएगा। शिक्षक को विद्यार्थी के प्रति सदैव मधुर संबंध रखना चाहिए ताकि अपनी समस्याओं को विद्यार्थी बिना डर के वो शिक्षक के समक्ष रख सके, कक्षा में या कक्षा के बाहर। अगला बिंदु है विषय वस्तु की उपयोगिता। विषय वस्तु की जो उपयोगिता है यानी यूटिलाइजेशन उस सब्जेक्ट का क्या है, वह अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक है। विद्यार्थी के मन पर विषय वस्तु की जो उपयोगिता है वह अनुकूल प्रभाव डाले। अगर अनुकूल प्रभाव नहीं डाल रही है तो विद्यार्थी अच्छे ढंग से अधिगम नहीं कर पाएगा। इसलिए विषय वस्तु की उपयोगिता वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड, इसकी चर्चा और आगे भी हम करेंगे, लेकिन लघु रूप में एक शिक्षक कक्षा में अपनी विषय वस्तु को विद्यार्थी के सम्मुख जब रखता है तो उसकी शिक्षण विधियां जो हैं वो किस प्रकार की हैं, वह अधिगम को निश्चित रूप से प्रभावित करने वाली होती हैं। शिक्षण की तमाम विधियां हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, सरल से कठिन की ओर, कठिन को आप किस प्रकार से सरल करते हैं, ये सब तमाम विधियां हैं जिनका प्रयोग शिक्षक करते हैं। उस पर चर्चा आगे की जाएगी। तो इसलिए शिक्षण की जो विधियां हैं वह भी अधिगम को प्रभावित करती हैं। शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक वास्तव में शिक्षक होना चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स में किसी प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं तो उस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए इफ एंड ओनली इफ, IFF कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तब प्रमेय सिद्ध होती है। IFF का मतलब इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ का मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। जब तक ये फॉलो ना हो तब तक वह प्रमेय सिद्ध नहीं होती है। इसलिए शिक्षक को वास्तव में शिक्षक होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं शिक्षक को जन्मजात शिक्षक होना चाहिए। शिक्षक का अपना एक व्यक्तित्व होता है और वो लाख लोगों के बीच में खड़ा क्यों न हो शिक्षक, लेकिन उसकी पर्सनालिटी को देख करके लोग समझ जाएंगे कि यह एक बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा प्रोफेसर है, बहुत विद्वान शिक्षक है। तो यह उसका व्यक्तित्व है,
शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वह इस प्रकार से होना चाहिए कि अपने व्यवहार में उसका संतुलन हो, बालकों को विषय के प्रति रुझान पैदा कर सके शिक्षक, और शिक्षक की आज्ञा का पालन विद्यार्थी करें। इसके लिए शिक्षक को अपने विषय के प्रति, अपने विषय का उसको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अपने विषय में उसको दक्ष होना चाहिए, और उसका व्यक्तित्व जो है उसके गुण से आंका जाता है। इसलिए एक शिक्षक को ज्ञानवान होना चाहिए, एक शिक्षक को गुणवान होना चाहिए, एक शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए। तब हम ये कह सकते हैं कि शिक्षक का बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। तो यह भी सीखने के यानी अधिगम को प्रभावित करने वाला एक प्रकार का कारक है। समय सारणी का निर्माण अभी मैं चर्चा कर रहा था समय का। अच्छी समय सारणी बनाई जानी चाहिए विद्यालयों में। अच्छी समय सारणी की कुछ विशेषताएं हैं, इसकी चर्चा हम विद्यालय प्रबंधन वाले पाठ्यक्रम में जब आप चर्चा करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी इतना जानें आप कि जिस विद्यालय की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है वह विद्यालय बहुत अच्छा है। लाइब्रेरी किसी विद्यालय की आत्मा कही जाती है, और जिस विद्यालय की समय सारणी बहुत अच्छी है उस विद्यालय का प्रबंधन बहुत अच्छा माना जाता है, उस विद्यालय का प्रशासन बहुत अच्छा माना जाता है। तो अधिगम में समय का बहुत महत्व है। इसलिए समय सारणी जो है वह बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसका इस प्रकार से सूचीबद्ध करके समय सारणी बनाई जानी चाहिए ताकि हम सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर हम चिंतन करें। हम माने विद्यार्थी चिंतन करके आगे बढ़े और अच्छे ढंग से वो अधिगम कर सके। इस प्रकार की समय सारणी एक शिक्षक के द्वारा बनाई जानी चाहिए। अगला बिंदु है बालक केंद्रित शिक्षा। बालक केंद्रित जो शिक्षा है, शिक्षक का बालकों की प्रवृत्ति और प्रकृति के अनुसार ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अपनी कक्षा में उसको देख लेना चाहिए कि इस कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो किस लेवल के हैं। तो जो सबसे लो लेवल है, लो लेवल का जो विद्यार्थी है वह भी शिक्षक की बात को समझ सके, शिक्षक के विषय वस्तु संबंधी सामग्री को आत्मसात कर सके। इस प्रकार से बालक केंद्रित शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर बालक केंद्रित शिक्षा कक्षा में नहीं दी जाएगी तो अधिगम अच्छे ढंग से नहीं हो सकेगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर बल दिया जाना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। एक ही माता पिता के जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और दोनों की अलग अलग योग्यताएं क्षमताएं होती हैं। तो एक विद्यालय में बहुत से विद्यार्थी, एक कक्षा में बहुत से विद्यार्थी, और सारे विद्यार्थियों की अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और अध्यापक एक पढ़ाने वाला कक्षा में, विषय सामग्री एक, अध्यापक एक, कक्षा एक, लेकिन विद्यार्थियों का जो स्तर है वो